क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। अनुमान खंड हमारा पूरा हो गया था। अभी उपमान खंड का आरंभ करना है। तो अनुमान के बाद में उपमान का निरूपण किया जा रहा है। क्यों अनुमान के बाद में उपमान का निरूपण कर रहे हैं, शब्द प्रमाण का क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये पदकृत्यकार ने कहा है। इसमें प्रथम पंक्ति में अवतरणिका दी है। अवसर संगति यहाँ पर अनुमान के बाद में उपमान का निरूपण करने में अवसर संगति है। अब ये संगति जो 6 प्रकार की होती है उसमें एक अवसर संगति है। तो अवसर संगति क्या है? इस अवसर संगति को बताया है, किरणावलिकार ने समझाया है कि प्रतिबंधक स्वरूप जो शिष्य की जिज्ञासा, ये प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान के बारे में शिष्य को जिज्ञासा है। प्रसिद्धि प्रत्यक्ष के पीछे पीछे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अनुमान की है। तो इसलिए क्या है, गुरुजी तो शब्द उपमान आदि बताने के लिए तैयार थे, उसको भी बता सकते थे, लेकिन शिष्य ने कहा कि गुरुजी अनुमान के बारे में जिज्ञासा है तो अनुमान के बारे में बता दीजिए। तो ये अन्य प्रतिपादन में शिष्य की जिज्ञासा ही प्रतिबंधक हो गई। शिष्य ने पूछा कि ये अनुमान क्या चीज़ है, उसको बताइए। तो उसके कारण से क्या है, बताना तो अलग था लेकिन उसकी प्रतिबंधक होने के कारण से रोक दिया उन्होंने। तो प्रतिबंधक स्वरूप जो शिष्य की जिज्ञासा, उसकी निवृत्ति हो गई। अभी शिष्य की अनुमान विषय जिज्ञासा थी ना, अब उस अनुमान के निरूपण करने से क्या हो गई, उसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गई। तो प्रतिबंधक स्वरूप जो शिष्य की जिज्ञासा, अब उस जिज्ञासा के निवृत्त होने पर उस निवृत्ति से उपलक्षित अवश्य जो कहने योग्य, उस निवृत्ति होने के बाद में जो अवश्य कथन करने योग्य है उसको अवसर ऐसा कहते हैं। अब जो प्रसंग जो चल रहा है ना उसी प्रकार से बताएंगे। मतलब उन्होंने बीच में शंका की, अब उस शंका का निरसन हो गया। अब क्या है, अब जो बताना था उसको बताएंगे। अब तो प्रत्यक्ष के बाद में इस प्रकार से अनुमान का निरूपण अभी कर रहे हैं, यह कह रहे हैं। ये अनुमान के बाद में उपमान का निरूपण कर रहे हैं, यह बात है। और शब्द प्रमाण का निरूपण क्यों नहीं किया है वो आएगा अभी, कि शब्द प्रमाण जो होता है ना, उसमें शब्द प्रमाण में शक्ति ज्ञान कारण होता है। शब्द प्रमाण से जब शब्द बोध आपको करना है तो उसमें शक्ति ज्ञान कारण होता है। अभी आएगा शक्ति क्या चीज़ है, शक्ति का ज्ञान क्या है। तो शक्ति ज्ञान होता है उपमान प्रमाण से। अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोद्धव्य इति ईश्वर संकेता शक्ति। तो ये जो शक्ति है, इस शक्ति का ज्ञान उपमान प्रमाण से होता है। तो जब तक उपमान प्रमाण के द्वारा शक्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक शब्द प्रमाण का निरूपण कैसे कर पाएंगे? शब्द प्रमाण के प्रति कारण है शक्ति का ज्ञान, और वो शक्ति का ज्ञान होता है उपमान प्रमाण से। तो उपमान प्रमाण का निरूपण करेंगे तो शक्ति का ज्ञान होगा, शक्ति का ज्ञान होगा तो शब्द प्रमाण को समझने में आसानी होगी। तो इसलिए क्या है, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण में उपमान प्रमाण का निरूपण इसलिए किया जा रहा है कि उपमान प्रमाण जो है वो कारण है और शब्द प्रमाण जो है वह कार्य। ऐसा हो रहा है, शक्ति ज्ञान के माध्यम से उपमान प्रमाण उसमें कारण बन रहा है। इसलिए उपमान के बाद में शब्द प्रमाण का निरूपण करेंगे, पहले अभी उपमान प्रमाण का निरूपण करते हैं। तो उपमान प्रमाण का निरूपण में ये संगति यहाँ पर पदकृत्यकार ने कहा है कि अवसर संगति, प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति उपलक्षित अवश्य वक्तव्यत्वम। प्रतिबंधक स्वरूप जो शिष्य की जिज्ञासा है अब वो निवृत्त हो गई, और उस निवृत्ति से लक्षित जो अवश्य कहने योग्य है तो उसको कहते हैं अवसर संगति। तो ये अवसर संगति से अभी यहाँ पर अनुमान के निरूपण के बाद में उपमान का निरूपण किया जा रहा है, ऐसा ही कहा। पहली पंक्ति आई ना पदकृत्य की, अवसर संगति में अभिप्रेत्य। अवसर संगति का अभिप्रेत्य मतलब उसको लक्ष्य करके, अवसर संगति का आश्रय करके अनुमानानंतरम उपमानम निरूपयति, अनुमान के बाद में उपमान का निरूपण करते हैं। तो देखो आता उपमान परिच्छेद उपमान खंड है, तो उसमें उपमान प्रमाण किसे कहते हैं उसका लक्षण किया जा रहा है। उपमितिकरणम
उपमानम। उपमिति प्रमा का जो करण है उसको उपमान ऐसा कहते हैं। उपमिति प्रमा का करण, अनुमिति प्रमा का करण अनुमान, तो उपमिति प्रमा का करण उपमान। किंतु उपमिति किसे कहते हैं? तो उपमिति को कह रहे हैं संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। संज्ञा और संगी के संबंध का जो ज्ञान उसको उपमिति कहते हैं। लेखनी ये संज्ञा है और ये पदार्थ संगी है। तो संज्ञा और संगी, लेखनी संज्ञा और ये पदार्थ संगी। इस संज्ञा और संगी का जो संबंध है, क्या संबंध है लेखनी शब्द और इस अर्थ का? इनका संबंध है शक्ति रूपी संबंध है। कौन सा संबंध है? शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है ना, शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध होता है उस संबंध को वृत्ति कहते हैं। वैसे शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। और वो वृत्ति दो प्रकार की होती है। वृत्ति शब्दार्थ संबंध वृत्ति, शब्द और अर्थ के संबंध को वृत्ति कहते हैं। और वो वृत्ति दो प्रकार की है, शक्ति और लक्षणा। एक शक्ति वृत्ति और दूसरी लक्षणा वृत्ति है। तो शब्द का जिस अर्थ के साथ साक्षात संबंध हो या जो साक्षात संबंध है, उस साक्षात संबंध को शक्ति वृत्ति कहेंगे। शब्द का अर्थ के साथ जो साक्षात संबंध है उसको शक्ति वृत्ति कहेंगे। और शब्द का अर्थ के साथ जो परंपरा संबंध है उसको लक्षणा वृत्ति कहेंगे। ऐसा एक शक्ति वृत्ति और एक लक्षणा वृत्ति ऐसा है। तो यहाँ संज्ञा और संगी का जो संबंध है, संज्ञा और संगी का जो संबंध है, शक्ति रूपी संबंध है, उस शक्ति रूपी संबंध के ज्ञान को ही उपमिति ऐसा कहते हैं। तो कह रहे जैसे अब उदाहरण आएगा ना कि कोई गवय पद के अर्थ को नहीं जानता है, गवय क्या चीज़ है इसको जानने की जिज्ञासा है किसी को, तो जंगल में रहने वाले किसी पुरुष को पूछता है कि गवय क्या चीज़ है, गवय कैसा रहता है, कैसा होता है। उसने कहा गो सदृशो गवय, गाय के जैसा गवय होता है। तो गाय तो उसने देखी थी, जंगल में गया, उस प्रकार के पशु को उसने देखा। देखने पर उसको उस व्यक्ति के वाक्य का स्मरण हुआ कि उन्होंने बताया था कि गो सदृशो गवय, अब ये पशु तो ऐसा ही दिखाई देता है, इसका मतलब ये जरूर गवय है। और उसको ज्ञान होता है अयम गवय पद वाच्य। क्या ज्ञान हो गया? अयम गवय पद वाच्य, ये गवय पद का वाच्य है, अर्थात गवय पद की इसमें शक्ति है, गवय पद की इसमें शक्ति है। तो ये पदार्थ है संगी और गवय है संज्ञा, और इन संज्ञा और संगी का ज्ञान अभी उसको हो गया। पहले उसको गवय पद पता था, लेकिन गवय पद का क्या अर्थ है वो पता न होने के कारण से, संगी पता न होने के कारण से संबंध नहीं मिलता था। अब जब संज्ञा आ गया सामने और संज्ञा बताई है, तो संज्ञा तो उसको पहले ही पता है, गवय गवय कोई चीज है ये तो पता है, पशु है, लेकिन वो कौन सा पशु है, अब वो पशु भी आ गया। अब ये संज्ञा और ये संगी, इनके संबंध का ज्ञान हो गया, भाई ये गवय है, इनके शक्ति रूपी संबंध का ज्ञान। तो ये शक्ति रूपी संबंध के ज्ञान को उपमिति कहेंगे। तो संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, तत्करणम सादृश्य ज्ञानम। अब ये जो संज्ञा और संगी संबंध का ज्ञान है, उपमिति है, इस उपमिति का करण असाधारण कारण है सादृश्य ज्ञान। उसको गो सदृशो गवय, जो सादृश्य ज्ञान बताया था ना उसने पूर्व, ये जंगल में रहने वाले पुरुष ने, तो सादृश्य ज्ञान ही यहाँ पर करण होता है। समानता दिखाई दी है ना उसको, इसलिए उसको संबंध का ज्ञान हो गया। यदि वो व्यक्ति उसको नहीं बताता गो सदृशो गवय, तो क्या उस पिंड को देख करके भी उसको यह गवय पद का वाच्य ऐसा ज्ञान होता? नहीं होता, नहीं होता। तो वो बताने के कारण से हो गया। तो ये सादृश्य ज्ञान ही यहाँ पर करण है। तो उपमिति ज्ञान का करण होता है सादृश्य ज्ञान। सादृश्य क्या चीज होती है? सादृश्य किसे कहते हैं? तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। उससे भिन्न होते हुए उसमें रहने वाले अधिकतर धर्म से युक्त होना। गाय और गवय ये दो चीज हैं, एक गाय और एक गवय। ये गाय और गवय ये जो है ये दोनों भिन्न है। गवय जो है वो गाय से भिन्न है। और गो में रहने वाले जो धर्म है, गो में जो सिंग रहते हैं, गो में जिस प्रकार के उसकी जैसी जैसी आकृति है, उसका पूंछ है, उसके जो कुछ है, तो अधिकतर धर्म से युक्त है गवय। गो से भिन्न है और गो में रहने वाले अधिकतर धर्म से युक्त है, तो इसी को कहते हैं सादृश्य। ये सदृश है, गो के सदृश गवय मतलब क्या? गो में रहने वाले अधिकतर धर्म इसमें है। अब ये दोनों भाई समान है, कहते हैं ये इसके जैसा ही है, एक जैसा दिखाई देता है। तो क्या होता है? एक जैसा का मतलब वो दोनों भिन्न है, अलग है,
लेकिन जैसी इसकी वो आकृति है, नाक कान आंख जैसे जैसे, इसी प्रकार इसका है हंसना बोलना बैठना चलना, तो ये बहुत कुछ प्राय मिलता है, इस कारण से उसको सदृश कहते हैं। तो सादृश्य का मतलब ये होता है जो किसी पदार्थ से भिन्न हो लेकिन किसी पदार्थ में रहने वाले अधिकतर धर्म से युक्त हो, तो उसको कहते ये इसके जैसा है, ये इसके सदृश है। चंद्र सदृशम मुखम, चंद्र के जैसा मुख है। तो चंद्र में जो धर्म रहते हैं वो प्राय धर्म इसमें, चंद्र में जो आह्लादकत्व है, आनंदोत्पादकत्व है, प्रकाशकत्व है और गोलाकारत्व है, आदिकाधिक धर्म की समानता किसी में है, तो फिर उसको कहते चंद्र सदृशम मुखम, वैसे हो। तो देखो ये सादृश्य ज्ञान यहाँ पर करण है। अब इसमें करण होने पर बीच में कहते व्यापार भी होना चाहिए ना, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो व्यापार कौन है यहाँ पर? तो व्यापार कहते अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार। तो जो अतिदेश वाक्य हैं, मतलब अतिदेश यानी क्या, देशम अतिक्रांतम अतिदेशम, ऐसे जो करना अन्य देश में जहाँ पर उसको वह पिंड दिखाई दिया, उस व्यक्ति को गवय जहाँ पर दिखाई दिया वहीं पर ही वह वाक्य बोला था क्या, गो सदृशो गवय, ऐसा वो अन्य देश में था। तो अन्य देश में बोला गया जो वाक्य है उसको अतिदेश वाक्य कहेंगे। तो क्या कहेंगे? अतिदेश वाक्य। और उस अतिदेश वाक्य का जो स्मरण इसको हुआ कि अरे उस व्यक्ति ने बताया था गो सदृशो गवय, जब वो पिंड को देखता है ना, देखने पर उसको क्या होता है, स्मरण, वो उसका संस्कार उद्भूत हो जाते हैं और उसको स्मरण होता है, अरे उस व्यक्ति ने वो बताया था कि गाय के जैसा गवय होता है। तो यह जो अतिदेश वाक्य का स्मरण है ये यहाँ पर व्यापार है। अतिदेश वाक्य का स्मरण व्यापार है। क्योंकि ये व्यापार क्यों है? व्यापार का लक्षण क्या है? द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व, द्रव्य से भिन्न हो, तत्से जन्य हो और तद जन्य का जनक हो। ये दो तीन चीजें उसमें होनी चाहिए। ये वाक्यार्थ का जो स्मरण हो गया उसको, उस व्यक्ति के, जंगल में रहने वाले व्यक्ति के वाक्य के अर्थ का जो स्मरण, तो ये वाक्य के अर्थ का स्मरण द्रव्य है क्या? नहीं है। ये कौन सा पदार्थ है? स्मरण क्या कौन सा पदार्थ है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, 7 पदार्थ में है ये पदार्थ है स्मरण। कर्म, हाँ कर्म, हाँ स्मरण कर्म है। हाँ, बुद्धि 2 प्रकार की है, स्मृति अनुभवश्च। स्मरण यानी क्या चीज है? स्मरणम स्मृति। 3 प्रत्यय करते तो स्मृति बनता है, लुट प्रत्यय करते तो स्मरण बनता है। स्मरण और स्मृति कोई अंतर है क्या? एक ही है। तो स्मृति ज्ञान है, गुण पदार्थ है। स्मृति जो है गुण पदार्थ, द्रव्य से भिन्न है कि नहीं? द्रव्य से भिन्न है। और ये जो स्मृति देखो यहाँ पर हमारा करण था सादृश्य ज्ञान। करण कौन है? सादृश्य ज्ञान। और फल है यहाँ पर उपमिति, संज्ञा संगी संबंध का ज्ञान, ये यहाँ पर उत्पन्न करना है हमें। तो देखो, और ये तीसरा पदार्थ हमारे पास में अभी अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण, अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण, सादृश्य ज्ञान, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, और ये संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान रूपी उपमिति है ना। ये 3 चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वाक्यार्थ स्मरण है ये सादृश्य ज्ञान से जन्य है कि नहीं? है। जब उसको वह पिंड दिखाई दिया ना, तब उसको स्मरण हुआ। पिंडा दिखाई देने पर क्या हो गया? स्मरण हुआ। मतलब जो सादृश्य ज्ञान उसको हो गया। सादृश्य ज्ञान जो उसको गो सदृशो गवय, ये सादृश्य ज्ञान को दिखने की बात तो हुई, फिर भी वो गो सदृशो गवय यह जो ज्ञान है उसको हुआ। इस ज्ञान से स्मरण उत्पन्न हुआ कि नहीं? हो गया। स्मरण जो है गो सदृशो गवय, यही जो स्मरण है, ये स्मरण किससे उत्पन्न हुआ है? सादृश्य। उस व्यक्ति से जो उसको ज्ञान हो चुका था कि उस व्यक्ति ने बताया था गो सदृशो गवय, ये सादृश्य ज्ञान है। और इस सादृश्य ज्ञान के स्मरण जो है वो सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न है। सादृश्य ज्ञान विषय का स्मरण क्या है? सादृश्य ज्ञान से जन्य है। तो सादृश्य ज्ञान से जन्य है, सादृश्य ज्ञान करण है हमारा, और उससे यह जन्य है कौन? स्मरण। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, ये सादृश्य ज्ञान से जन्य है, तज्जन्य है। और सादृश्य ज्ञान से जन्य कौन है? संज्ञा संगी संबंध का ज्ञान। सादृश्य ज्ञान से जन्य कौन है? संज्ञा संगी संबंध का ज्ञान। और इसका जनक है कि नहीं? स्मरण। तो सादृश्य ज्ञान से जन्य है, और सादृश्य ज्ञान से जन्य जो संज्ञा संगी संबंध का ज्ञान उपमिति, उस उपमिति का जनक है।
तत्जन्य है और तत्जन्य का जनक है। सादृश्य ज्ञान से जन्य है और सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होने वाले उपमिति ज्ञान का जनक है। इसलिए अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण व्यापार है। ये कह रहे हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण व्यापार है। अभी इसको स्पष्ट कर रहे तथा ही उसको स्पष्ट करते हैं कि कष्टित गवय शब्द वाच्यम अजानन। कोई जो है गवय शब्द का जो वाच्य है, गवय शब्द का जो वाच्य है, जिस पद से जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह उस पद का वाच्य होता है। सामान्य रूप से ऐसे लक्ष्यार्थ भी हो सकता है, लेकिन एक वाच्यार्थ या तो ऐसा है जिस पद की जिस अर्थ में शक्ति होती है, जिस पद की जिस अर्थ में शक्ति होती है वह उस पद का वाच्य होता है। लेखनी पद की शक्ति इस अर्थ में है तो ये लेखनी पद का वाच्य है। इसी प्रकार से गवय शब्द की शक्ति जिस अर्थ में है, गवय शब्द की शक्ति जिस पशु विशेष में है वह है गवय शब्द का वाच्य। तो पशु विशेष क्या है? गवय शब्द का वाच्य है। और ये जो गवय शब्द का वाच्य पशु विशेष है उसको कोई नहीं जानता था, न जानने वाला व्यक्ति है। तो कश्चित गवय शब्द वाच्यम अजानन, कोई जो है गवय शब्द का वाच्य जो पदार्थ है उस पदार्थ को नहीं जानते हुए कुतश्चित आरण्य का पुरुषार्थ, अब जानने की जिज्ञासा उसको है, इसलिए किसी अरण्य में रहने वाले पुरुष से उसने सुना, पूछा तो उसने कहा, तो इसने सुन लिया। क्या सुना? बोले गो सदृश गवय इति श्रुत्वा। उस अरण्य में रहने वाले पुरुष से गाय के जैसा गवय होता है इस प्रकार से सुन करके वह वनम गतः, वो जंगल में चला गया। जंगल में जाने पर वाक्यार्थम स्मरण गो सदृशम पिंडम पश्यति, ऐसा यहाँ पर भी पहले जैसे उल्टा है थोड़ा सा, इसलिए एक आलोक टीका है उसमें ऐसा किया है उन्होंने, पाठ अर्थ के अनुसार किया है कि गो सदृशम पिंडम पश्चन वाक्यार्थम स्मरति, ऐसा पाठ वहाँ पर। ये पाठ अच्छा लगता है कि गाय के जैसे पिंड को देखकर वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है। देखो उसको वाक्य अर्थ का स्मरण पहले हुआ या उस पिंड को उसने पहले देखा? गाय के जैसा पशु उसको पहले दिखाई दिया या उस व्यक्ति के वाक्य के अर्थ का स्मरण उसको पहले हुआ? पिंड को पहले देखा ना, तभी तो वो संस्कार जागृत होकर के उसको स्मृति होगी। स्मृति होने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई ये चाहिए ना उसको, मतलब उद्बोधक चाहिए संस्कार का, तभी स्मृति होती है। नहीं तो इस खोपड़ी में तो बहुत भरा हुआ है, तो वो कोई भी कभी कहीं थोड़ी खुलता है, उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए, लॉक लगा हुआ रहता है ना उसमें। तो वो सब अलग अलग बड़े फोल्डर बना करके बनाए हैं, तो उसको वो क्या करना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, जैसा हो उसमें जा करके अंदर जा करके। ये इसी प्रकार से ये जो है संस्कार से स्मृति होने के लिए उसको पहले उद्भूत करना पड़ता है। अब ये उद्भूत होने के प्रति कारण है पिंड का दर्शन, गाय के जैसे पिंड को उसने देखा। इसलिए वहां पर पाठ ऐसा है उस टीका में कि गो सदृशम पिंडम पश्चन वाक्यार्थम स्मरति, गो सदृशम पिंडम पश्चन वाक्यार्थम स्मरति। यहाँ जैसा थोड़ा सा मतलब उल्टा है उसकी बिल्कुल। यहाँ क्या है, वाक्यार्थ का स्मरण करके गो सदृश पिंड को देखता है, ऐसा है। और जबकि हमें क्या चाहिए, गो सदृश पिंड को देख करके वाक्यार्थ का स्मरण करता है, हमें ऐसा अर्थ चाहिए। तो अर्थ दृष्टि से यहाँ पर लेना है, भले ही है ये शब्द ऐसी पंक्ति ऐसी है, फिर भी जो होता है ना क्रमार्थ, पाठक क्रमात अर्थ क्रमो बलियान, पाठक क्रम से अर्थ क्रम जो होता है वह बलवान होता है। तो इस कारण से यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से हम विचार करेंगे तो गो सदृश पिंड को वह देखता है, और गो सदृश पिंड को देख करके वाक्यार्थ का स्मरण करता है। गो सदृश पिंड को देखने पर वाक्यार्थ का स्मरण उसको होता है, वाक्यार्थ का स्मरण वो करता है। अब वाक्यार्थ का स्मरण करता है, फिर उसके बाद में जब वाक्यार्थ का स्मरण हो गया उसको, अरे उस व्यक्ति ने बताया था कि गाय के जैसा गवय होता है, इस प्रकार से उसको स्मृति हो गई, वो पिंड दिखाई दिया, स्मृति हो गई। स्मृति होने पर फिर तुरंत वह निर्णय कर लेता है उसके बाद में असौ अयम गवय पद वाच्य, यही क्या है, ये गवय पद का वाच्य है, ये उसके बाद में उसको ज्ञान होता है, यही गवय पद का वाच्य है। तो ये जो ज्ञान उसको होगा इसी कोई उपमिति इति उच्यते, इसको उपमिति ऐसा कहा जाता है। यह गवय पद का वाच्य है। इस प्रकार का जो उसको शक्ति ज्ञान हो गया, गवय पद की शक्ति का ज्ञान हो गया उसको। अभी ये गवय पद संज्ञा और वो पशु विशेष है संगी, और इनका जो शक्ति रूपी संबंध है वो संबंध उसको ज्ञात हो गया। बस इस संबंध के ज्ञान को ही क्या कहते हैं,
उपमिति उपमिति कहते हैं। उपमिति ज्ञान हो गया सादृश्य ज्ञान से। तो सादृश्य ज्ञान से अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण हुआ और सादृश्य ज्ञान से जन्य उपमिति के प्रति कारण हुआ, तो वो अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण यहाँ पर व्यापार है। पदकृत्य में देखिए, अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमानानंतरम उपमानम निरूपयति। अवसर संगति को उपलक्ष्य करके, अवसर संगति का आश्रय करके अनुमान के बाद में उपमान का निरूपण करते हैं। इसका कोई संगति होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए पहले प्रकरण के बाद में दूसरे प्रकरण में घुसने के लिए। तो ये संगति यहाँ पर बता रहे हैं, अवसर संगति। तो प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति उपलक्षित अवश्य वक्तव्यत्व। तो प्रतिबंधक स्वरूप शिष्य की जिज्ञासा की निवृत्ति के बाद में जो अवश्य कहने योग्य है उसी को क्या कहते हैं? अवसर संगति। अभी उसका प्रसंग आ गया है ना, अभी उसको बताना है, ऐसा होता है ना। चलो आपने तुमने बीच में पूछा था तो ये इसका हो गया। अभी जो मुझे बताना था, जो बताना चाहिए था, तो उसको अभी बताएंगे। इसको कहते हैं अवसर संगति। तो ये अवसर संगति से अभी यहाँ पर उपमान का निरूपण करें। तो उपमिति किसे कहते हैं? ये मूल में बताया है ना, उपमितिकरणम उपमानम। ये उपमान प्रमाण का लक्षण है, उपमितिकरणम उपमानम। तो इसमें ये पदकृत्यकार ये समाज दिखा रहे, उपमितिकरणम उपमानम इत्यर्थ है ना। बहुत बुद्धू समझते कभी कभी। तो उपमितिकरणम उपमानम, उपमिते करणम उपमानम, उपमिते करणम उपमितिकरणम। इस प्रकार से कौन सा समास है यहाँ पर? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपमिते करणम उपमानम इत्यर्थ। उपमिति का जो करण है उसको उपमान कहते हैं। अब यहाँ अपद कृत्य कर रहे हैं। ये उपमिति का करण